दोस्तों, बॉलीवुड के नए बवाल लेकर हम हाजिर हैं। बात करेंगे आमिर खान के बारे में, जिनका ये कहना है कि जब शेक्सपियर के नाटकों का अडेप्टेशन होता है तो फिर लोगों को रीमेक्स पर ही क्यों गुस्सा आता है, मैं तो रीमेक बनाऊंगा। और दूसरी तरफ दीपिका पादुकोण जब 8 घंटे ही शूटिंग करने की मांग करती हैं, जिस बात पर बॉलीवुड के बहुत सारे लोग जैसे सैफ अली खान, पंकज त्रिपाठी, अजय देवगन, अक्षय कुमार उन्हें सपोर्ट करते हैं, उस सब के बीच कृति सेनन की जो पीआर है वो एक अलग ही बात फैला रही है मार्केट में कि कृति सेनन जिस समय फिल्म शूट कर रही है तेरे इश्क में धनुष के साथ, वो तो उनके लिए किसी मैराथन से कम नहीं रही है। यानी इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश कि दीपिका पादुकोण साहब, आपका तो टाइम चला गया, लेकिन हम अभी भी तैयार हैं कई कई घंटों की शूटिंग के साथ। और भी कई मुद्दे हैं जिन पर हम बात करेंगे। पहले स्वागत करते हैं रवि जी का। रवि जी, आज आपका स्वागत है इस बातचीत शुक्रिया में। उज्जवल जी। जी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस बातचीत में। हम दोनों मुद्दों पर बात करें उससे पहले मैं दोनों मुद्दे जी से जुड़ी खबर अपने दर्शकों को मैं दिखाना चाहता हूं, ताकि जब लोग एक बार खबर देख लेंगे तो उनको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि हम बात क्या करने वाले हैं। ये देखिए, मैं आपको दैनिक भास्कर के हवाले से दिखा रहा हूं। ये हेडलाइन आपको दिखाई दे रही है, जिसमें आमिर खान कह रहे हैं कि शेक्सपियर के नाटक चलेंगे पर रीमेक फिल्में नहीं। दूसरी खबर मैं आपको दिखा देता हूं जिस समय मुझे दिखाई दे रही है, जिस पर हम बात करने वाले हैं। वो खबर भी आपको दिखानी जरूरी है। वो खबर है कृति सेनन के बारे में, जहां पर कृति सेनन का ये कहना है कि ये जो हालिया फिल्म है उनकी तेरे इश्क में, इसके शूटिंग शेड्यूल के बारे में उन्होंने खुलकर बात की है और कहा है कि ये जो फिल्म का शूट है ये मेरे लिए किसी मैराथन से कम नहीं रहा है। तो हम इस पर भी बात करेंगे। मैं आपको एक बार एग्जैक्ट वो सेंटेंस आपको बता देता हूं। कृति फिलहाल मुंबई में तेरे इश्क की आखिरी चरण की शूटिंग कर रही हैं और ये एक अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण यात्रा रही है। कृति ने वास्तव में इस फिल्म में खुद को झोंक दिया है। ये उनके लिए शारीरिक और भावनात्मक रूप से मैराथन से कम नहीं है। ये सब ठीक उस समय में आ रही हैं बातें जब एक तरफ दीपिका पादुकोण ये कहती हैं कि मैं तो 8 घंटे ही काम करूंगी। तो चलिए, पहले शुरुआत हम आमिर खान से करेंगे। आमिर खान की खबर आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं और फिर उस पर चर्चा करना शुरू करते हैं। रवि जी, आज हमारी जब दिन में बात हो रही थी, आपने कहा कि भाई जी आमिर खान जो है वो सुधरने के मूड में नहीं है। आमिर खान लगातार इस बात बिल्कुल। को कह रहे हैं कि मैं तो बनाऊंगा रीमेक, और अब रीमेक बनाने के लिए उन्होंने एक नया बहाना ढूंढा है कि लोग तो शेक्सपियर के नाटकों का अडेप्ट करके बनाते हैं फिल्में, तो रीमेक क्यों नहीं बन सकता। क्या लगता है आपको, आमिर खान मतलब सुधरने के लिए तैयार नहीं है, या आमिर खान एक अलग ही ट्रिप पर हैं? क्योंकि इस समय उनकी पर्सनल लाइफ भी जिस तरह से होकर गुजर रही है, जिसमें उन्होंने अभी हालिया स्टेटमेंट ये दिया कि पहली शादी मेरी गलती थी, और अब वो तीसरी बार शादी करने के बारे में भी सोच रहे हैं। तमाम बातें आ रही हैं निकलकर। किस तरह से देखते हैं आप आमिर खान की मनोदशा को इस समय? देखिए आपने, क्योंकि अब मनोदशा शब्द का इस्तेमाल किया है तो मैं एकदम कैसे देखता हूँ वो बता देता हूँ। जी। आमिर खान 60 साल के हो गए हैं इस साल, और हाँ। खुद उन्होंने ही कहा था कि ये ना कहने लगे लोग कि मैं सठिया गया हूँ या मैं सठिया जाऊंगा, मतलब 60 का होने के बाद में। हाँ। उनकी जो हालिया बातें हैं बिल्कुल सही उसी तरफ जा रही हैं जो उन्होंने कहा था कि 60 के बाद जो आदमी की हालत होती है, सठिया हाँ। जाना जिसे हमारे यहाँ कहा जाता है। ये हाँ। बहुत मतलब वाकई, मतलब आप प्रत्यक्ष रूप से ये देख लें कि 60 के बाद क्या हो रहा है आमिर खान को। बड़े हाँ। हाँ। साफ साफ शब्दों में कहता हूँ, जी। आमिर खान जैसा एक्टर जो कि लगभग 3.5 दशक से है, और जबकि चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में एक सिनेमा की फैमिली से वो आते हैं, एक बड़ी फैमिली से आते हैं, बड़ी फिल्में दी हैं, उनके पिता बड़े प्रोड्यूसर थे, उनके चाचा बड़े डायरेक्टर थे, उनकी फैमिली में ये बिजनेस है, आप कह सकते हैं उनके ब्लड में है। और उसके हाँ। बाद जब वो इस तरह की बचकानी बात बोलते हैं, ये बचकानी बात है, तो 60 के हाँ। बाद गाड़ी उल्टी चलने लगती है। दिल तो बच्चा है जी टाइप की तरफ में वो एक जिद हाँ। ठान के बैठे हैं, क्योंकि उनके बेटे की रीमेक फिल्म थी, फ्लॉप हो गई। उनकी हाँ। पिछली फिल्म जो थी वो बड़ी रीमेक थी, बड़ी फ्लॉप हुई। अब उनको कहीं ना कहीं लग रहा है, एक जिद हो गई कि यार मैं तो बता ही दूंगा कि मतलब रीमेक ही जो है ना, वही करता रहूंगा, वही हाँ। बनाता रहूंगा,
या एक रीमेक को लेके जिद है कि मैं कुछ करके बताऊंगा, एक ऐसी रीमेक फिल्म बना के बताऊंगा कि लोग कहेंगे यार क्या रीमेक किया है, क्योंकि अगली फिल्म भी वो रीमेक ला रहे हैं। उन्होंने पकड़ लिया है कहीं ना कहीं, मुझे लगता है वो जो आप मनोदशा कह रहे हैं, उनकी साइकी में ये चीज बैठ गई है कि यार अच्छा, रीमेक से मेरा कैरियर नीचे गया है, अब मैं रीमेक से ही ऊपर आके बताऊंगा। तो मतलब मुझे लगता है ये बड़ी विचित्र सी मनोदशा है, और ये 60 के बाद की स्थितियां जो है, और अगर ये शुरुआत है मुझे लगता है 60 के बाद, तो आने वाले दिन और खतरनाक होंगे, ये मैं बता दूं आपको। क्योंकि आमिर खान ने जिस तरह से इंटरव्यू जो मीडिया में आ रहे हैं उनके, उन्होंने दरअसल एक ग्रुप इंटरव्यू किया है 2 दिन पहले, आई थिंक कल या परसों, शायद कल ही किया है, जो उनकी फिल्म आने वाली सितारे जमीन पर, तो उसको लेके वो यूट्यूब चैनलों पर तो अकेले घूम रहे हैं। अब आप देखिए, टेलीविजन में तो कोई जगह बची नहीं है इनके लिए, तो ये फिल्म वाले टीवी पर तो जाने से रहे। प्रिंट मीडिया जो आज भी देश का सबसे बड़ा मीडिया है, ये लोग उसकी हत्या कर चुके हैं मिलके, तो वो मैदान इनके लिए बचा नहीं है। कोई सम्मान मीडिया के लिए इनके लिए नहीं है। अब ये इनको सिर्फ नंबर दिख रहे हैं कि यार किस चैनल पे चले जाओ, किसके ब्लॉग पे चले जाओ, या किसके यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, किसके सबसे ज्यादा नंबर आते हैं, पॉडकास्ट पे, हाँ पॉडकास्ट पे चले जाओ, किसके सबसे ज्यादा नंबर आते हैं, भाई वहां जाओ और वहां आराम से बैठ के बात करो, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। तो ये नंबर से आगे कुछ देख ही नहीं पाते हैं। इनको वहां भी नंबर दिखते हैं, पैसे के लिए भी वो नंबर ही दिखता है कि इतने करोड़ में बनी है और इस इतने करोड़ का इतने करोड़ बनाना है। तो जब ये नंबर ही नंबर देखते हैं, तो ना इनको लिटरेचर से मतलब है, ना इनको सिनेमा की राइटिंग से मतलब है, न, और जब इन दोनों चीजों से मतलब नहीं है, तो इनको सिनेमा से भी कोई मतलब नहीं है। रीमेक इनका सीधा सीधा, जिस तरह से उन्होंने बहुत जिद करके कहा कि नहीं, मतलब उन्होंने तो यहां तक कह दिया, मतलब मुझे उनकी बातों में, मैं पीटीआई पर उनका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि आई बिलीव इन रीमेक्स एंड आई विल डू इट ऑल माई लाइफ। पूरी जिंदगी अब करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। वेन एवर आई गेट अ गुड रीमेक आई विल डू इट, वाई शुड नॉट आई डू इट इफ यू डोंट वॉन्ट टू सी इट। अब यहां से देखिए, करीना कपूर बोल रही है उनके अंदर, इफ यू डोंट वॉन्ट टू सी इट देन डोंट सी इट। यही करीना कपूर ने दर्शकों से कहा था। हम थोड़ी बुलाते हैं, आप नहीं देखना चाहते आप मत देखिए, इट्स योर चॉइस, माई चॉइस इज टू डू इट, योर चॉइस इज टू वॉच इट और नॉट नॉट वॉच इट। मैं अपनी तरफ से जोड़ देता हूं भाई। रीमेक में अब उन्होंने यार शेक्सपियर जैसी हस्ती का उदाहरण ले लिया। शेक्सपियर, शेक्सपियर के नाटक हैं, शेक्सपियर ने सिनेमा नहीं लिखा, शेक्सपियर ने सिनेमा नहीं बनाया, शेक्सपियर के काल में सिनेमा नहीं बन रहा था, नाटक हो रहे थे, और वो इतने मजबूत थे। अब उसकी चाहे जो भी उसके बहुत अलग अलग व्याख्याएं करते हैं, इतने मजबूत थे, इतने वो इंसानी दिल के करीब थे, या वो इतने अच्छे से इंसान और उसकी भावनाओं को, उसकी आसपास की घटनाओं को, उसके जीवन की घटनाओं को उतार देते थे कि लोगों ने कहा यार यही सही, और उसको फिल्म में अडॉप्ट किया गया। एडेप्टेशन और रीमेक बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। रीमेक आपका जो है वो कॉपी पेस्ट है। और हालांकि इस इंटरव्यू में आमिर खान ने यह भी कहा कि आप क्या समझते हैं, कॉपी पेस्ट जो है बड़ी आसान चीज है, बड़ी कठिन चीज है। मतलब आमिर खान जैसा आदमी अगर ये बोल रहा है, जो 35 साल से ज्यादा सिनेमा में है, आप समझिए कि इस व्यक्ति के दिल में राइटर्स को लेके, राइटिंग को लेके क्या रिस्पेक्ट है, आप सोचिए। जो आदमी ये कहे कि अरे रीमेक, रीमेक भी बड़ा कठिन काम है, सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं है। अरे आपकी फिल्में देख लीजिए, आपकी पिछली फिल्म जो फ्लॉप हुई है, आपने कहा कॉपी पेस्ट नहीं है। अरे सीन दर सीन उसी ट्रैक को तो लेके आप चलते रहे। आपने अपने बेटे को भी उसी रास्ते पर बढ़ाया है। लव टुडे का रीमेक थी उसकी फिल्म जो फ्लॉप हो गई, आप अगली फिल्म उसके अपनी तो बना ही रहे, उसकी भी जिस अगली फिल्म की बात हो रही है, इनके साथ में कौन है, सई पल्लवी के साथ में, तो थाई फिल्म है वन डे, टाइटल आ रहा है एक दिन। तो आपने तो टाइटल का भी भाई साहब ट्रांसलेशन ही किया है। कौन सी क्रिएटिविटी, मतलब अगर आप इसको क्रिएटिविटी मानने लगे, तो आप सोचिए कितना सीरियस, मतलब इस बारे में हमें सोचना चाहिए कि आमिर खान को जो बड़ा बड़ा इंटेलेक्चुअल और जीनियस और ये और वो कह कह के संबोधित किया जाता था, ये सारी ऊपर की चीजें, मुझे लगता है अब जो है ना खरोच पड़ने लगी, तो शायद अंदर अंदर इमेज का माल जो है, हाँ बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ आमिर खान का बड़े से बड़ा फैन जो है, उनके इस लॉजिक को ना डिफेंड नहीं कर सकता कि रीमेक
और एडेप्टेशन एक ही चीज है। मतलब वो ऐसे बता रहे हैं कि एडेप्टेशन, जबकि उनकी खुद की पहली फिल्म थी, वो खुद ही बता दें, कयामत से कयामत तक रोमियो जूलियट ही है वो कहानी। क्या उसको वो एडेप्टेशन कहेंगे या रीमेक कहेंगे? किस फिल्म से चुराई गई थी भाई वो फिल्म? वो हाँ अपने हाँ। कजन से पूछें कि भाई कहां से इसका आइडिया चुराया था। तो मतलब ये इतनी बचकानी बात है और इतनी दुखद। मुझे लगता है बॉलीवुड के राइटर्स क्या मतलब आंख बंद करके और कान बंद करके पड़े हुए हैं, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि एक इतना बड़ा राइटर, आप अपनी बात चलिए, अपनी फिल्म आपकी वो क्या करेगा? मतलब जो आदमी रीमेक की वकालत कर रहा है इस तरह से, वो क्या कभी आपके साथ में सिनेमा करेगा? अरे आप खुल के बोलिए भाई। लोग समझ रहे हैं, दर्शक समझ रहे हैं कि भाई रीमेक फिल्में जो हैं वो क्या है और एडेप्टेशन क्या है, एक आम दर्शक भी समझता है। और हिंदी का दर्शक लगातार रीमेक को जो है वो ठुकरा रहा है। आपके बड़े बड़े स्टार्स की फिल्मों को उसने ठुकरा दी। आमिर खान खुद ही उदाहरण है। तब भी आप सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, तब भी आप जिद कर रहे हैं हम यही बनाइए, फिर फ्लॉप होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप बनाते रहिए। दर्शक जो कह रहा है, दर्शक समय के साथ बदलता है। वो समय चला गया 70 का, 80 का, 90 का, जब आप विदेशी फिल्में चुरा लेते थे, फिर आपको कुछ इंडियनाइज कर देते थे, कभी कभी आप वैसी ही उसकी कॉपी पेस्ट करके पेश कर देते थे। वो टाइम चला गया। आमिर खान स्पेनिश फिल्म जिस चैंपियंस का उदाहरण दे रहे हैं, वो कह रहे हैं अरे ये फिल्म आप कहाँ देखेंगे, कोई स्पेनिश फिल्म देखने जाएगा? अरे उसका जो रीमेक हुआ है वो लोग अंग्रेजी में आज भी पड़ा हुआ है। मतलब अगर अंग्रेजी में ना, आप भी रीमेक ही करेंगे। मतलब ओरिजिनल को लेके कुछ भी आपके मन में नहीं है। ये महाभारत का सपना देख रहे हैं आमिर खान। बताएं, जब ये महाभारत बनाएंगे तो ये रीमेक बनाएंगे कि एडेप्टेशन बनाएंगे? बेसिक चीज इसी को समझ लें। क्या वो महाभारत किसी पुरानी फिल्म से की कॉपी पेस्ट करेंगे, या बी आर चोपड़ा साहब जो बना के गए हैं उसका कॉपी पेस्ट करेंगे, कि महाभारत की कहानी है उसमें राइटर्स को जोड़ेंगे, टीम को जोड़ेंगे, खुद अपना दिमाग लगाएंगे और अपने हिसाब से? वो क्या वो रीमेक का सपना देखते हैं? क्या वो कॉपी पेस्ट का सपना देखते हैं? बेसिक ही गलत है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हाल ही में राज शमानी के पॉडकास्ट में बातचीत करते हुए आमिर खान ने खुलकर कहा कि रीमेक बनाने में उन्हें कोई बुराई नहीं दिखती। ये आमिर खान के शब्द हैं। और साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि लाल सिंह चड्ढा के बाद, जो उनकी फिल्म फ्लॉप हो गई थी 3 साल पहले, लाल सिंह चड्ढा के बाद लोगों ने मुझसे कहा आप फिर रीमेक कर रहे हो, लेकिन मैं अलग सोचता हूं। अब उनकी अलग सोच सुनिए। वो कहते ये हैं अलग कि सोच है। एक नया प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट तो ऑब्वियसली नया ही होगा जब आप अभी फिल्म शुरू प्रोजेक्ट कर है। रहे हैं, किसी की कॉपी है। हाँ, कहानी पहले कही गई है, लेकिन अब मैं उसे अपने नजरिए से कह रहा हूं। तो फिर तो एक काम होना चाहिए इस दुनिया में, एक कहानी कही जाए और उसको 1000 लोग अपने अपने तरीके से अलग अलग तरह से कहें, और हर बार कहें आमिर खान की तरह कि इसमें मेरी क्रिएटिविटी पूरी तरह जुड़ी हुई है। आमिर ने रीमेक फिल्मों की आलोचना की तुलना भी शेक्सपियर के नाटकों के बार बार रूपांतरण से की। उन्होंने तीखा सवाल उठाया। तीखा सवाल क्या है उनका? कि आज भी दुनिया भर में शेक्सपियर के नाटक हर भाषा में रूपांतरित जाते हैं, तो इन्हें जबकि वो रीमेक बनाए, क्योंकि जब लोग शेक्सपियर के नाटकों का रूपांतरण करके तालियां बटोरते हैं तो आमिर खान को ताली क्यों नहीं मिलती है? फिर आमिर कहते हैं कि फिल्म रीमेक जो लोग करते हैं उन्हें आप ट्रोल क्यों करते हो? जब मैं कोई कहानी रीमेक करता हूं तो उसमें अपनी जान लगाता हूं। अच्छा, ये अपनी जान भी लगाते हैं? अच्छा। और कहते हैं ये बहस ही बेकार है। वाकई इनसे बहस कौन कर सकता है आमिर खान से? अब इनसे आमिर बहस खान से नहीं हो कौन सकती। बहस करेगा? आमिर खान से कोई बहस नहीं कर सकता। जो शख्स ये कहने लगे कि नाटकों का रूपांतरण और फिल्मों का रीमेक एक ही बात है, और एक कहानी को मैं अगली तरह मतलब हर बार अपनी तरह से नई तरह से कहूंगा, तो वाकई ये बहस बेकार है। और उन्होंने उदाहरण ये भी दिया कि विलियम शेक्सपियर के नाटक जैसे हैमलेट, मैकबेथ और रोमियो एंड जूलियट को न सिर्फ थिएटर में बल्कि फिल्मों में भी कई बार रूपांतरित किया गया है। और मतलब वो इस बात को कुछ मानते ही नहीं है कि अगर कोई ओरिजिनल आइडिया बना रहा है तो उनके हिसाब से ओरिजिनल आइडिया बना रहा है मतलब वो बेवकूफ है, क्योंकि इतना कुछ है जो रीमेक किया जा सकता है, तो तुम ओरिजिनल क्यों कर रहे हो? तो एक तरह से आमिर खान उन सभी लोगों के लिए ये भी बात कह रहे हैं कि आप नया क्यों बनाते हो जी, रीमेक करो। और आमिर खान जैसा व्यक्ति जिसके करियर को 3.5 दशक से ज्यादा का समय हो चुका है, वो अगर आकर उठकर आज ये कहेगा कि मैं रीमेक बनाऊंगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नए फिल्म मेकर क्या कहेंगे। वो तो कहेंगे भाई, जब आमिर खान जैसा पुराना चावल जो है इंडस्ट्री का, वो ये कह रहा है, तो हम तो फिर
नए हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग न सिर्फ अपना ट्रैक रिकॉर्ड खराब कर रहे हैं 60 की उम्र में आकर, बल्कि ये नए लोगों को भी कुछ नया करने से इनडायरेक्टली रोक रहे हैं, यानी बिल्कुल। समाज में एक गलत प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं। आमिर खान अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। अगर आपको नहीं है इतनी समझ कि आप नए सब्जेक्ट को कैसे लोगों के सामने रखें, और आप सेफ खेलना चाहते हैं, और आप तालियां चाहते हैं, तालियां वाली स्टेटमेंट भी उन्होंने दी है कि लोगों को तालियां मिलती हैं, तो आप कम से बिल्कुल। कम कुछ नया लेकर आ सकते हैं। और अगर नहीं ला पा रहे हैं तो कम से कम जो लोग नया ला रहे हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं कि भाई मैं तो नहीं ला पाया, लेकिन फला फला देखो नया कुछ लाए। तो आप मतलब एक तो होता है कि एक तो आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो कि आपकी इंडस्ट्री को पीछे धकेलेगा, और उसके बाद आपको ग्लोरी भी पूरी चाहिए, उसके लिए आपकी वाहवाही भी होनी चाहिए। तो ये अपने आप में बहुत हंसने वाली बात है और बेहद दुख है। और अब ऐसे में एक शक भी होता है कि इतने लंबे समय तक आमिर खान को लोगों ने सराखों पर बिठाकर रखा जीनियस कहकर, तो एक जीनियस व्यक्ति का दिमाग अगर ये कहने लगे कि हाँ मैं तो रीमेक बनाऊंगा, और किसी भी कहानी को कितनी भी बार रीमेक बनाया जाना चाहिए, यानी कि वो जो एक कला कहाँ से जन्म लेती है, मैं इस पर बात करूंगा। कला आपकी अपनी कलाकारी है, वो आपकी अपनी ओरिजिनलिटी है। अगर एक चित्रकार एक पेंटिंग बनाता है तो उसमें उसका अपना थॉट होता है, उसके अपने कलर होते हैं, अपना कैनवास होता है, अपना विस्तार होता है, अपना मीनिंग होता है। मैं किसी भी फिल्म को एक पेंटिंग की तरह देखना देखना चाहूं अगर, तो हर फिल्म एक पेंटिंग की तरह है ना। उसमें आपका थॉट है, आपके कलर है, आपका चित्रण है, आपका रेखांकन है, आपके आपकी सीमाएं हैं, आप उसे नई तरीके से निर्धारित कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई भी महान चित्रकार हैं, हुसैन साहब हैं या कोई भी हैं, आप बस उनकी चित्रकारी देखकर बस हूबहू उनकी पेंटिंग की नकल आप करते रहें, तो क्या आप चित्रकार कहलाएंगे? शायद नहीं। क्योंकि कला मूल रूप से ओरिजिनलिटी से आती है। आज एक कहानी जो कही जा चुकी है, मैं उस कहानी को फिर से कह दूं तो क्या मैं कहानीकार कहलाऊंगा? अगर एक कही हुई कहानी को मैं फिर से कहूं, बिल्कुल। कही हुई कहानी को फिर से लिख दूं, तो क्या मैं लेखक हो जाऊंगा? तो आमिर खान अगर फिल्मकार बनना चाहते हैं, अगर उनकी इच्छा है, 60 साल के तो हो चुके हैं, अब पता नहीं और उन्हें कितना समय लगेगा सीखने में, अगर वो अभी भी नहीं सीख पाए हैं कि किसी भी कला में उसकी ओरिजिनलिटी का बड़ा महत्व होता है। हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के शास्त्रीय गायन हैं, शास्त्रीय वादन हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, तरह तरह की कलाएं हैं, लोक कलाएं हैं। वो कैसे पहचानी जाती हैं? उन सबकी अपनी एक अलग अलग पहचान है। भरतनाट्यम अलग है, कुचिपुड़ी अलग है, कथक अलग है। ऐसा तो नहीं कि कुचिपुड़ी को देखकर ही हमने कथक बना दिया और कथक को अक्षर करना चाहते हैं, तो आपको सिनेमा अपने हिसाब से एक नई कहानी गढ़नी होगी, उसका एक नया कहते हैं ना कि उसका एक नई सीमाएं निर्धारित करनी होंगी। आप ये कैसे कह सकते हैं कि कही गई कहानी को अगर हम बार बार कहते हैं तभी हम कलाकार हैं? तो फिर आप कलाकार नहीं हैं, फिर आप नकलची हैं, नकल कर रहे हैं, कॉपी कैट है। आमिर खान को ये समझना चाहिए कि जीनियस बनने की एक्टिंग करना और जीनियस होने में फर्क होता है। मुझे कई बार ऐसा लगा है कि आमिर खान जीनियस बनने की एक्टिंग करते हैं, और बड़ी खराब एक्टिंग करते हैं, क्योंकि पकड़े जाते बिल्कुल। देखिए, अभी आपने संगीत और शास्त्रीय नृत्य की बात की। हिंदी सिनेमा के संगीत को रीमिक्स ने खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया है। जी एक जो 100 साल की परंपरा थी हमारे पास, लगभग लगभग 100 साल की, उस पूरे को पिछले 10-15 सालों 20 सालों में जब से ये रिमिक्स आया है, उसने एकदम गला घोंट दिया। आज आप देख लीजिए कि हिंदी सिनेमा का संगीत कहाँ है। जी जिस तरह से रीमिक्स ने इसको बिगाड़ा था, उसके बाद तो मतलब आज भी वो अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो पाया है। और रीमिक्स क्या था? रीमिक्स जो था, अच्छे गानों में आपने शोर भरा था, यही किया था रीमिक्स के नाम पे। और जी वो जो शोर भरा था, होते होते वही शोर हमारे संगीत में आता गया है। और आज अगर कुछ ओरिजिनल करने की कोशिश भी होती है, खत्म हो गया है। वो वैसे बनाने वाले ही नहीं रहे। जो दशकों के मतलब सदियों के रियाज से, सदियों की कोशिशों से जो संगीत खड़ा हुआ था, वो खत्म कर दिया आपने। महान से महान गायक और गीतकार और संगीतकार आए,
लेकिन आपको आज उनके लोगों को अब नाम भी नहीं पता होंगे। मतलब फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे लोग भी होंगे, अगर गिनती के 2-4 गायकों के नाम छोड़ दें, संगीतकारों गीतकारों के नाम छोड़ दें, तो इतने 100 साल के, 75 से 100 साल के संगीत में कौन कौन से लोग आए गए उनको कुछ नहीं पता होगा। तो वो तो आपने म्यूजिक का एग्जाम्पल देख लिया, आप यही अपने सिनेमा के साथ कर रहे हैं। आपने राइटिंग को तो पहले ही सेकेंडरी बना रखा था, और जब आप कहते हैं कि नहीं अब तो रीमेक जो है वो असली है, उसको सच मान लीजिए। एडेप्टेशन जो है, मतलब एडेप्टेशन तो मतलब हालांकि वो तो फर्क ही नहीं कर पा रहे हैं कि एडेप्टेशन क्या है और रीमेक क्या है। वो पूरा जोर रीमेक पे दिए जा रहे हैं कि हम बेचारे कॉपी वो पेस्ट जीनियस करते बनने की रहेंगे एक्टिंग और भी नहीं कर पा रहे, जीनियस बनना तो दूर, जीनियस बनने की एक्टिंग भी नहीं हो पा रही। नहीं कर पा, लोग हंसते हैं अब, मतलब उनको शायद नहीं पता होगा। जैसे पिछले दिनों अभी मैंने तुडरम देखी, मलयालम फिल्म मोहनलाल की, उसका हाँ, रिव्यू किया, लोगों ने देखा, लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा हाँ ये फिल्म अजय देवगन के रीमेक के लिए सही है। मतलब हाँ, मजे ले रहे हैं वो वहां पे कि मतलब आप ओरिजिनल कुछ नहीं करते हैं, आप लोगों की इमेज वो हो चुकी है कि कोई फिल्म आई उसमें सबके ब्रैकेट फिक्स हो गए, ऐसी फिल्म आएगी तो अजय देवगन रीमेक में आएंगे, ऐसी फिल्म आएगी तो सलमान खान आएंगे, ऐसी फिल्म में अक्षय आएंगे, ऐसी में आमिर आएंगे। क्या मजाक बना दिया आपने इस फिल्म इंडस्ट्री को भाई। और मतलब मुझे मुझे वाकई मतलब बहुत दुख और हैरानी है कि इस फिल्म इंडस्ट्री के राइटर, अरे अरे आपकी आवाज तो वैसे ही नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा है आपको। अरे इतना बड़ा आदमी, एक आदमी स्टेटमेंट देता है और आप एक शब्द नहीं कहते। मतलब ये लोग भी जो है ना हाथ पांव जोड़कर तैयार हैं कि भैया आमिर खान हमको किसी फिल्म का ना रीमेक की कॉपी लिखवाने के लिए बुला ले भाई, वो हमको हाँ, दे दे, एक सीडी दे दे कि भैया एक काम करो इसको तुम लिख दो और जैसा मैं चाहूं फिर वैसे लिख दो। तो ये लोग हाथ पांव जोड़ के उसके लिए भी इंतजार कर रहे हैं कि यार वो मिल जाए तो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हाँ, राइटर्स एसोसिएशन है यहाँ पे, बड़े बड़े लोग यहाँ पर पदों पे बैठे हैं, जाने और कौन कौन से एसोसिएशन है, एक आदमी जी, का मुंह नहीं खुलता है। यार ये गलत स्टेटमेंट है। राइटिंग की अपनी एक जगह जगह है, रीमेक अपनी जगह पे, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि रीमेक नहीं होना चाहिए, रीमेक बहुत सेंसिबल होना चाहिए। एक से एक घटिया रीमेक बन के औंधे मुंह गिरे हैं, सारे रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। रिकॉर्ड हम यहाँ नहीं कहते हैं, मतलब नहीं बताते हैं क्या है, सब निकाल के देख लीजिए। कैसी आपने रीमेक भी आपको बनाते नहीं आते, आपने घटिया से घटिया रीमेक बनाए हैं अच्छी फिल्मों के भी। और सबसे खास बात आमिर खान जो कह रहे हैं अरे उस फिल्म को कौन देखा, किसने देखा होगा। आज समय बदल गया भाई, जब आप 30-35 साल पहले आए थे वो दौर अलग था। आज बिल्कुल। तो एक फिल्म आती वो वर्ल्ड वाइड लोग देख रहे हैं यार, सारे प्लेटफॉर्म्स जो है कोई कहीं ना कहीं उसको दिखा देता है। और ये तो वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हम जानते हैं, हाँ, अमेजन है या नेटफ्लिक्स है या जियो स्टार, ZXYZ, जो भी इतने छोटे छोटे और इतने सारे इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो इंटरनेशनल सिनेमा को दिखाते हैं और जिनको देखना है वो देख लेते हैं। तो आप क्या बात कर रहे हैं कि मतलब लोगों को वो आज ठीक है, आज से 15 साल पहले ये स्थिति थी कि इतनी इजीली एक्सेसिबल नहीं था सिनेमा, आज है और आप सबकी कलाई खुल चुकी है उसमें। आपने कहां से हाँ, क्या चोरी किया, बड़े बड़े लोगों ने, संगीत का मामला खुल चुका है, कहानियों का, सिनेमा का मामला, फ्रेम दर फ्रेम जो सीन मारे हैं वो खुले हुए हैं, पोस्टर जो आपने चुराए हैं वो खुले हुए हैं। मतलब क्या बचा रह गया है? और उसके बाद भी ना आपके शर्म आ रही है किसी तरह की, ना आपको ये लग रहा है कि वाकई मतलब हमने इतने साल ये जो किया है अब इसको बदलना चाहिए, कुछ अच्छा काम कर लेते हैं। राजी ही नहीं है, फिर उस पर आप एक तरीके से बहुत तानाशाही ढंग से कहते हैं कि नहीं हम तो यही करेंगे और आपको यही एक्सेप्ट करना होगा क्योंकि हम आमिर खान हैं। ये बहुत गलत रवैया है, ये बड़ा दुखद स्टेटमेंट है। और दुख की बात ये भी है कि ये उनके 60 के बाद आ रहे हैं, उनके 60 के होने के बाद में। पिछले दिनों यही आमिर खान थे, कहते 2% लोग हिंदुस्तान में बस थिएटर में फिल्में देखते हैं। मतलब ये कमाल की बात है, सिर्फ 2% देखते हैं। थोड़ा सा रिसर्च कर लेते, थोड़ा अपने आसपास जो चंपू बैठा रखे हैं उनको बोलते थोड़ा रिसर्च करके दो, मुझे यहाँ बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके बात करनी है, बोलना है, किसी समझदार आदमी से बात कर लेते, कुछ भी बोल देंगे। और क्योंकि आप एक नाम है तो पूरा मीडिया कवर करेगा और कहेगा वाह वाह क्या बात है, मतलब कोई चेक ही नहीं करेगा, जैसे आपकी हर मतलब बात आप खुद एक्सेप्ट ही कर बन ली जाते जाती हैं बेसिकली, आपको पता भी नहीं चलता, आप लोगों के सामने मजाक बन जाते हैं। आमिर खान है। एक बिल्कुल मजाक बन बन गए जाती, बात बोलकर। बिल्कुल। आमिर खान ये बात बोलकर मजाक बन गए, और इससे उनकी बुद्धिमत्ता का हमें परिचय भी मिल गया कि उनका अगर अप्रोच क्या है।
अगर आप इतने ही समझदार होते, इतना ही आपको समझ होती रीमेक की और ये सब, फिर बात करता हूँ। सितारे जमीन पर जैसी फिल्म, जिस फिल्म से आपने कॉपी की है, ये कॉपी पेस्ट नहीं है तो क्या है? आपने बास्केटबॉल जैसे गेम को, जिसको कि हिंदुस्तान में उतना पॉपुलर नहीं है, बहुत थोड़े से लोग जानते हैं और बहुत थोड़े से लोग खेलते हैं, आपने वो गेम भी ले लिया। अरे दिमाग लगा लेते, कुछ दूसरा ले आते, आप उस थिन लाइन को लेते, यार हाँ ये अच्छा है, मैं कुछ बदलता। आपको इतनी सुविधा चाहिए उसमें, क्योंकि आपका दिमाग नहीं चलता है उस काम में। आपने तो एक्टर देखा, ये एक्टर है, इसका रोल मैं कर लूंगा, ऐसे बच्चे वहां है, ऐसे बच्चे मैं ले आऊंगा। आप कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं, आप फोटो कॉपी ही बना रहे हैं, आप रीमेक नहीं कर रहे हैं। सच्चाई तो यही है। आपको ये भी समझ में नहीं, इतना भी दिमाग नहीं लगाया कि यार ये बास्केटबॉल का गेम है, यहाँ कितने लोग देखेंगे, या चलो मैं कहता हूं देखेंगे भी, लेकिन आपने अपनी तरफ से क्या किया, आपने क्या दिमाग लाया? सिर्फ वो डायलॉग्स हिंदी में लिख दिए गए, उसके अलावा नए नए चेहरे, मतलब आपने अपने तरीके से उन एक्टर्स की जगह दूसरे एक्टर्स को खड़ा कर दिया, बैकग्राउंड आपने अपना बना दी। अरे कहानी के लेवल पे, उस कॉन्सेप्ट के लेवल पे आपने क्या नया, उसमें क्या जोड़ा? अगर हम वही फिल्म देख लें और वही आपकी भी फिल्म में सब है, तो क्यों देखने जाएगा कोई? और जैसे मैंने कहा, चैंपियंस जो है वो नेटफ्लिक्स पर भी है, वो जियो स्टार पे भी है, हाँ लोग देख रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं। तो हाँ इस तरह की चीजें करना और उस गलत बात की वकालत करना, फिर आप उसमें शेक्सपियर को भी ले आए, फिर आप ये बताएं कि जो एडेप्टेशन होता है वही रीमेक होता है। अरे रोमियो जूलियट तो सैकड़ों बार इंडिया में भी बनी, इसी बॉलीवुड बॉलीवुड में बनी है, तो क्या आप उन फिल्मों को रीमेक कहेंगे? संजय लीला भंसाली की भी फिल्म वही थी। उसी के हाँ बाद में वो इश्क, एक फिल्म आई थी, इसमें राज बब्बर साहब के बेटे थे। तो क्या हाँ ये सब एक ही है? नहीं। क्या कयामत से कयामत तक वही है? नहीं भाई, वो एडेप्टेशन है, समझो तो फर्क को। अंगूर बनाई थी गुलजार साहब ने, सर्कस बनाई इन्होंने, रोहित शेट्टी ने, क्या वो एक ही है? हम्म। अलग अलग इमेजिनेशन है, अपने अपने तरीके से उन्होंने किरदारों को अलग ढाला है। रीमेक तो तब होता अगर गुलजार साहब की फिल्म का, जब वही रेल में चल रहा है, वही उपन्यास जासूसी पढ़ रहा है, सेम फ्रेम टू फ्रेम होता, सर्कस होता ही नहीं। आप उसने अडाप्ट किया है, वहां उसने उस लाइन को लिया है। तो हाँ आमिर खान समझ ही नहीं पा रहे हैं इस बात को, और एक गलत बात को बढ़ावा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं रीमेक ये मनाते रहेंगे, आपको देखना हो देखिए, मत देखना हो मत देखिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, लोगों के पास चॉइस है कि नहीं देखेंगे। और हम क्या भाई। इसी के साथ अगली खबर पर पढ़ते हैं, क्योंकि हमें लगता नहीं कि आमिर खान पर हमें इससे ज्यादा टाइम देना चाहिए। नहीं आमिर नहीं, खान हाँ, 60 साल बाद भी अगर नहीं समझ पाए हैं तो फिर अब आगे वो क्या ही वाकई समझेंगे। ये हम हैरानी की बात है। हम अगली खबर पर पढ़ते हैं। अगली खबर का जिस्ट मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूं कि मैं लंबे घंटों तक शूट कर रही हूँ। एग्जैक्टली कृति सेनन ने ये नहीं कहा है, लेकिन क्या कहा है वो हम आपको अब दिखा देते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम क्या कहने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। एक थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको दे देता हूँ। आजकल पिछले दिनों ये बहस चली कि दीपिका पादुकोण ने ये कहा कि भाई मैं दिन में 8 घंटे ही काम करूंगी, और उसके बाद बहुत सारे लोग जो थे उनको समर्थन में उतर आए। पंकज त्रिपाठी ने उनको सपोर्ट किया, अजय देवगन ने सपोर्ट किया, और तमाम तरह के लोगों ने उन्हें सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इधर कृति सेनन एक फिल्म शूट कर रही है जिसका नाम है तेरे इश्क में, और ये धनुष के साथ शूट कर रही हैं। अब कृति सेनन का जो पीआर है वो ठीक इस समय में, जहां दीपिका पादुकोण ये कहती हैं कि मैं दिन में 8 घंटे ही शूट करूंगी, उनके बारे में खबर ये देता है कि कृति फिलहाल मुंबई में तेरे इश्क में के आखिरी चरण की शूटिंग कर रही हैं, और ये एक अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण यात्रा रही है। कृति ने वास्तव में इस फिल्म में खुद को झोंक दिया है, शब्द का इस्तेमाल किया गया है, झोंक दिया है। ये उनके लिए शारीरिक और भावनात्मक रूप से किसी मैराथन से कम नहीं है। यानी जिस दौर में दीपिका पादुकोण दिन में 8 घंटे काम करने की बात करती हैं, उसी दौर में कृति सेनन दूसरे शब्दों में यह कह रही हैं कि मैं लंबे घंटों तक शूट कर रही हूं। झोंक दिया है का मतलब यही होता है कि मैं ज्यादा इसमें मेहनत कर रही हूं। तो कुल मिलाकर ये एक नई तरीके का मामला अब सामने आया है। हम सभी जानते हैं कि इंडस्ट्री में खबरें जो है वो फ्लोट कराई जाती हैं, पीआर जो है वो खबरें फ्लोट करता है, और क्या टाइमिंग होनी चाहिए ये भी कई बार वो तय करते हैं। तो जहां दीपिका पादुकोण इस बात पर जोर दे रही हैं कि दिन में 8 घंटे से ज्यादा शूट नहीं, उसी दौरान कृति सेनन कहती हैं कि मैं लंबे घंटों तक शूट कर रही हूँ। कैसे देखते हैं रवि जी इसको आप? ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये एकदम मौके पे चौका है, मैं आपसे कहूँ। हाँ कहीं भी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती, मतलब जीवन का कोई भी पक्ष आप उठा लीजिए, या जी बिजनेस का उठा लीजिए, खेल का उठा लीजिए, सिनेमा का उठा लीजिए, किस समय में आप क्या कर दे रहे हैं,
तो बॉलीवुड, जैसे कि हम लोग अक्सर बात करते हैं, ऊपर से जैसा दिखता है वैसा है नहीं, अंदर जी। अंदर बहुत सारी चीजें चलती है। तो ये जो खबर है यही बता रही है, इसको आप बिल्कुल टाइमिंग को मैच कीजिए इसका। जिस समय ये हाँ, बात आती है कि दीपिका पादुकोण 8 घंटे वाली बात, हालांकि जिस फिल्म से स्पिरिट से उन्हें हटाया गया, संदीप वांगा रेड्डी ने जो उनको हटाया है, सिर्फ आठ हाँ, घंटे की वजह नहीं थी, और भी चीजें थी, और भी मुद्दे हाँ, थे। लेकिन 8 घंटे वाला मामला कुछ ज्यादा उछल गया, क्योंकि उछल गया। वो न्यू मदर है ना, एक न्यूबॉर्न बेबी है उनके साथ में, वो सारी चीजें। तो इस मामले ने थोड़ा सा कुछ ज्यादा तूल पकड़ लिया, और जो सारी शर्तें थी उसमें ये मामला सबसे टॉप पे आ गया। तो ये बात हो गई 8 घंटे की बात। अब देखिए, इसी मौके पर जो है उनकी राइवल एक्ट्रेस, देखिए यहाँ सब राइवल है एक दूसरे के, कोई किसी का दोस्त नहीं है इस इंडस्ट्री में, उनकी पीआर की तरफ से या उनके जो सोर्सेस हैं जो मीडिया को खबरें देते हैं या बताते हैं, उनके हवाले से मीडिया में वो सारी बातें जो आई है आपने कहा है, बिल्कुल ठीक, एकदम सही मौके पे। जब दीपिका की तरफ से ये आता है कि मैं 8 घंटे ही काम करूंगी, दूसरी तरफ आता है कृति सेनन मैराथन की तरह, मतलब इस समय वर्क कर रही है, मतलब जिस तरह से इस फिल्म में शूटिंग कर रही है वो धनुष के साथ में तेरे इश्क में, आनंद एल राय साहब की फिल्म है, तो एकदम इट्स बीन नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मैराथन, मतलब उससे कम नहीं है ये, उस तरह से वो शूटिंग करें। उन्होंने साफ साफ मेकर्स को मैसेज दे दिया है, मैं दीपिका को रिप्लेस करने के लिए तैयार हूं, इसका एकदम सिंगल लाइन में यही है। अब बांगा साहब थोड़े से लेट हो गए, मतलब उन्होंने जल्दी कर दी, मतलब अब जो डिसीजन किया, और कृति सेनन थोड़ा सा लेट हो गई। दरअसल इसका अंदाजा किसी को नहीं था कि बांगा इतनी जल्दी डिसाइड कर लेंगे, कि अगले ही दिनों बता देंगे कि मैंने तृप्ति डिमरी को ले लिया है दीपिका की हाँ, जगह। हाँ, तो अगर शायद हफ्ते भर 10 दिन का मामला होता, तो शायद कृति सेनन आ जाती वहां पर, और प्रभास के साथ वो पहले आदि पुरुष जैसी फिल्म कर भी चुकी हैं, हो सकता रिपीट भी हो जाती, वो भी चीज है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि ये कृति सेनन के पीआर का या उनकी साइड से आया हुआ ये एक मास्टर स्ट्रोक कहिए कि भाई मैं दीपिका की जगह लेने को रेडी हूं, क्योंकि अब ये सिर्फ बांगा तक तो मैसेज गया नहीं, ये उन सब तक मैसेज चला गया है जो दीपिका को लेकर सोचना चाहते हैं, और इस घटना के बाद में, स्प्रिट वाली के बाद में थोड़ा सा ठिठक गए थे या बैकफुट पे आ गए थे। कृति हाँ, सेनन का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि लोग हो सकता है किसी को भरोसा ना हो, आजकल ग्रोक पे बहुत भरोसा हो रहा है। तभी बैठे बैठे मैंने ये सर्च किया कि आज की हाँ, डेट में बॉलीवुड की टॉप 5 एक्ट्रेसेस कौन है, तो ग्रोक पे तो हाँ, आजकल सब भरोसा कर रहे हैं। तो जी, इसने लिखा है टॉप 5 एक्ट्रेसेस हाँ, ऑन फैक्टर्स लाइक बॉक्स ऑफिस सक्सेस, क्रिटिकल एक्लेम, वर्सटिलिटी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। उसने, वो हाँ, अपनी बात बहुत पक्के तौर पे रखता है, तो उसने 4 बेस बनाकर टॉप 5 एक्ट्रेसेस के नाम दिए, और इस पर पहला नाम जो है दीपिका पादुकोण का है, दूसरे पर आलिया भट्ट ओके, है, तीसरा नंबर कृति सेनन का, आप सोच लीजिए, मतलब बहुत ओके, दूर नहीं है कृति सेनन, जो हम सोच रहे थे ये बिल्कुल सही सोच रहे थे, और इसीलिए मैंने दिमाग में मैं सर्च करके देखता हूँ, वो टॉप 5 जी, से बाहर नहीं बल्कि टॉप 3 में है। और आलिया हाँ, भट्ट को हाँ, अब आप बीच में से निकाल दीजिए, उनका मार्केटिंग पीआर का खेल अलग है, उनकी दीपिका से जो भी दोस्ती या अदावत है उसके भी बहुत सारे अलग अलग कारण है, अगर हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे तो, है ना। हम्म। तो वो सीधा मैसेज शायद नहीं दे सकती, लेकिन कृति सेनन इस स्थिति में है कि वो सीधा मैसेज दे सकती है, और उन्हें देना भी चाहिए, क्योंकि आलिया भट्ट तो इंडस्ट्री के अंदर की है, उनके पास वैसे ही बहुत सारा सपोर्ट है, उनको हाँ, किसी को हाँ, मैसेज देने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृति सेनन को है, तो कृति सेनन तीसरे नंबर पर है। हाँ, तो आप हाँ, देखिए कितने सही टाइमिंग पर जो है उन्होंने ये बात कही, मतलब दीपिका के लिए जो है उन्होंने एक नई चुनौती अपनी तरफ से पेश कर दी। अब मैं यहाँ पे जो चौथे और पांचवें नंबर पर जो ग्रोक ने कहा वो भी बताता हूँ। चौथे नंबर पर कियारा आडवाणी को रखा है, और पांचवें पर श्रद्धा कपूर को रखा है। मतलब आज की तारीख में आप सिंपल शब्दों में समझ लें, टॉप 5 एक्ट्रेस हैं दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, कृति सेनन, कियारा आडवाणी और श्रद्धा कपूर। तो मतलब आप देखिए ये टाइमिंग कितना इंपॉर्टेंट है, और कितनी खूबसूरती से उन्होंने इसको चला है, जो उनके सोर्सेस ने ये खबर जो है मार्केट में डाली, क्योंकि किसी को तो पता नहीं होता, शूटिंग तो एकदम क्लोज डोर्स में चलती है आजकल, पता ही नहीं होता कहाँ चल रही, कोई मीडिया तो वहां रहता नहीं है, सारी बिल्कुल। खबरें वहां से प्लांट की जाती हैं, तो बहुत और आप सही कुछ भी समय कह पे लो, इस खबर को।
जी आप कुछ भी कह दो, भले ही आप मैराथन स्टाइल में शूट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कहने बिल्कुल। को तो आप कह ही सकते हो, हाँ, क्योंकि कौन इसको चेक करने बिल्कुल, आया है। अब सवाल ये कि आप क्या बिल्कुल, कह रहे हो, किस समय कह रहे हो, क्यों कह रहे हो, किसको क्या सुना रहे हो, और कैसे किसी की मार्केट वैल्यू को आप और नीचे लेकर जा रहे हो और अपनी और ऊपर लेकर जा रहे हो। तो मार्केट में देखिए, मीडिया जब कोई खबर छापता है, आजकल मीडिया कैसे खबर छापता है, जैसा आपने कहा रवि जी, क्योंकि किसी फिल्म के सेट पर कोई रिपोर्टर तो होता नहीं, अलाउ ही नहीं होता, तो वहां के जो पीआर होते हैं वो अखबारों को फोन करके खबर देते हैं। पीआर का काम होता है कि वो अखबार के रिपोर्टर को बताएगा, और जब बताएगा तो वैसे बताएगा कि बड़ी दबी हुई बात कोई बता रहा है, देखो पता है यहाँ पे ये चल रहा है, तो जानबूझकर उस खबर को इस तरीके से बताया जाता है कि जैसे वो साउंड करे कि बड़ी अंदर की बात है, पर असल में उस पीआर की मंशा ये होती है कि रिपोर्टर इस बात को सुनकर कि बहुत अंदर की बात है, इसे और बड़े बड़े शब्दों में छापे ताकि हमारा मैसेज लाउड एंड क्लियर चला जाए। तो आजकल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ इतना रह गया, वो दिन लग गए। आज से 15 साल 20 साल पहले मैंने वो जमाना देखा था जब फिल्मों बिल्कुल, के सेट पर गाना शूट होता था या कोई सीक्वेंस होता था, तो इनवाइट बिल्कुल। किया जाता था, मीडिया को बुला के शूटिंग दिखाई जाती थी। अब तो वो दिन लग गए, अब तो ये सब होता नहीं। अब पीआर ये तय करता है कि देखो भाई, अब मैं एक ऐसी खबर चलवाता हूँ, इससे खबर छपेगी, और देने का स्टाइल यही होता है कि यार अंदर की बात है, सुनने में आ रहा है, किसी को बताना मत, मुझे कोट मत करना, यार मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने किसी को बताया नहीं है, ये मैं चाहता तो नहीं बताता, लेकिन कैसे कहूँ, ऐसा हुआ है। ये जानबूझ के इस तरीके की शब्दावलियां इस्तेमाल होती हैं, और साफ तौर पे कहा जाता है कि यार मुझे कोट मत करना, लेकिन देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ गुड फेथ में, ऐसा ऐसा हो गया है। खबर अगर छापो भी तो यार थोड़ा घुमा के छापना, सीधे मत कहना, नहीं तो लोगों को पता लग जाएगा कि मैंने बोला। ऐसी तमाम चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, भर भर के बताई जाती हैं, ताकि रिपोर्टर को ये कन्विंस मतलब रिपोर्टर कन्विंस हो जाए इस बात को लेकर कि वाकई मुझे कोई बहुत अंदर की बात पता लग रही है, और जैसे ही वो इस बात से कन्विंस होता है कि ये बात बहुत अंदर की है, तो वो उसको उतने ही जोर शोर से छापता है। और उसके बाद हमारे बम्बई की भाषा में कहते हैं पुड़ी छोड़ दिया आपने, तो पुड़ी छोड़ दिया आपने, और वो बस इधर से उधर चलती रहती है। अब देखिए, पुड़ी छोड़िए तभी हम और आप बात कर रहे हैं ना, ये पुड़ी बिल्कुल। छोड़ी गई है, नतीजा है कि हम और आप बात कर रहे हैं, और आज हम और आपको बात करते सुन रहे होंगे बहुत सारे लोग, फिर वो भी बात करेंगे अपने अपने प्लेटफॉर्म पर या अपनी अपनी जगह पर, और एक हवा हो गई कि भाई कृति सनन जो है वो बड़ी मेहनत करती हैं, वो मेहनत के घंटे नहीं देखती जब मेहनत करती हैं, और ये ठीक उस समय खबर आ जाती है जब दीपिका पादुकोण के बारे में खबर आई, तो 8 घंटे ही काम करती हैं। तो इसको कहते हैं मार्केट बनाना। तो बिल्कुल, जितनी जरूरत दर्शकों को फिल्मी गॉसिप सुनने की होती है, उससे कहीं ज्यादा जरूरत इन फिल्मी कलाकारों को अपनी गॉसिप करवाने की होती है, क्योंकि मार्केट में तभी बने रहते हैं। इनको भी पता है कि मार्केट में बने रहने के लिए या तो फिर इनके अफेयर और ब्रेकअप की खबरें आती रहें, या कोई ये बड़ा इंडोर्स करते रहे ब्रांड, या फिर इस तरह की खबरें हो। अब ब्रांड इंडोर्स करना बिल्कुल इनके हाथ में नहीं होता। अफेयर और ब्रेकअप भी कितने करेंगे, रोज प्यार भी नहीं होता, और रोज प्यार में तकरार भी नहीं होती। तो अब कुल मिलाकर इस तरह की खबरें जो छोड़ी दी जाती हैं, वो आपकी मार्केट वैल्यू को बिल्कुल बढ़ा चढ़ा कर रखती हैं। कुछ दिन आप चर्चा में रहते हैं, कृति सेनन को लेकर यही चर्चा हो रही है कम से कम, कह रहे भाई वो बड़ा मैराथन स्टाइल में शूट कर रही है, भाई बहुत ज्यादा काम करती है। तो ये वो सारे तरीके होते हैं लोगों की नजरों में बने रहने के। बहुत सारे आम दर्शक सोचते हैं, मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम में बहुत सारे लोग सेल्फी पोस्ट करते हैं फिल्म स्टार्स की, और लोगों को ये लगता है कि इनके अंदर बड़ी ललक है आम लोगों के अंदर की ये फिल्म स्टार्स को देखें, उनके साथ सेल्फी खिंचाएं। असल में आपसे कहीं ज्यादा ललक उन लोगों की है कि हमारी पिक्चर्स क्लिक होते रहें, हमारे आगे पीछे लोग घूमते रहें, इनको पता है इनकी रोजी रोटी तभी तक चल रही है। तो कृति सनन, बहुत स्मार्ट मूव है आपका, आपने मौका देकर चौका मारा है, बिल्कुल। लेकिन हमारे जैसे लोग इस चीज को समझ जाते हैं और इसको अपने ही तरीके से दर्शकों को बताते हैं। इसलिए दर्शकों का ये समझना भी जरूरी है कि ये खबर अभी जो उड़ाई गई है उसके पीछे का मकसद क्या है। बिल्कुल सही बातें कही उज्जवल जी आपने। इसमें एक दो चीज और थोड़ा सा जोड़ना जी। चाहूंगा। जी। ये जो पुड़ी उड़ाते हैं तो ये हम लोगों के साथ नहीं चल पाता है, क्योंकि हमने उस हाँ। खबर को डिकोड कर दिया है कि ये डिकोड मामला कर। है पूरा पूरा। हाँ। अब सबके सामने तस्वीर एकदम साफ है। दूसरा, जी। एक और चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि ये अखबार के दफ्तरों में फोन करके रिपोर्टर को बता देते हैं, तो थोड़ा सा समय बदल गया है। अब ये हाँ। सबको नहीं बताते हैं। अब हाँ। ये हाँ। कुछ वेबसाइट्स हैं गिनती की, इक्का हाँ। दुक्का वेबसाइट्स हैं, जहां इनके जो खास जो लोग अंदर किस तरह से जो भी डील हाँ। करते हैं, ये वो खूब अच्छे से जानते हैं। और हालांकि हम तो जानते हैं, उसके बारे में अभी नहीं कहेंगे, कभी समय आएगा तब हम कहेंगे। हाँ। हाँ। हाँ।
तो वो डीलिंग में जो है इस तरह की खबरें जो है चलाई जाती कि भाई तुम हमारे लिए काम कर रहे हो, तुम अखबार के लिए, तुम वेबसाइट के लिए काम नहीं कर रहे हो। तो वो उस एक आदमी को, उन 2 लोगों को, 3 लोगों को ये दिया जाता है और कहा जाता है कि भाई इस पे काम किया जाए। और देखिए, कोई भी क्रॉस चेक तो करेगा नहीं, जैसा आपने कहा कि अब तो कोई स्टूडियो में किसी की एंट्री नहीं है, ना कृति सेनन से कोई फोन करके बात करेगा जर्नलिस्ट कि क्या आप मैराथन शूट कर रही हैं, मतलब क्या टाइमिंग है। उसने टाइमिंग भी नहीं दिया। अगर कोई वाकई खबर होती तो वो बाकायदा देता कि ये शेड्यूल है, इतने बजे से इतने बजे तक, या फला दिन इतना शूट किया तो फिर रात को इतना ओवर टाइम किया, या रात भर शूट किया तो फिर सुबह इतनी जल्दी चली गई। ये सिर्फ उड़ा दिया वाला मामला है। तो ये वो भी 1-2 जगहों पर दे दिया जाता है, उनके कान में बड़े ढंग से, जैसे आपने कहा, फुसफुसा कर, समझा कर। वो भी अपना काम जानते हैं कि हमको आगे क्या और कैसे करना है और कैसे इस तरह इस चीज को आगे बढ़ाना है। क्योंकि अब मीडिया इतना बड़ा हो गया है ना, सबको चीजें चाहिए। तो आपको जैसे ही पता चलता है कि अच्छा कोई एक नई चीज आई है मार्केट में, इस वेबसाइट पे छपी या उस अखबार में एक आध में कहीं छपी, बाकी सब लोग उसको लिफ्ट कर लेते हैं। तो पीआर का काम इससे बहुत आसान हो जाता है, एक्टर का काम इससे बहुत आसान हो जाता है कि हमें तो 1-2 जगह बस देनी है, 1-2 जगह बस जो है अपना काम करना है, 1-2 जगह हमें अपने सोर्स रखना है, उनके साथ अपनी डीलिंग करनी है। बाकी मीडिया वाले अपने आप काम कर लेंगे, क्योंकि मीडिया के लोगों में अब वो शर्म नहीं रही ना कि हम किसी खबर को उठा के उस पे बात कर रहे हैं। किसी के अंदर वो चीज नहीं रही कि हम कुछ एक्सक्लूसिव लेके आए। दरअसल एक्सक्लूसिव किसी को चाहिए भी नहीं। अभी ये भी एक बात सही है, क्योंकि सबको अपने संबंध निभाने हैं, चाहे वो प्लेटफॉर्म्स हो, चाहे वो अखबार हो, चाहे टीवी चैनल हो। वहां जो तथाकथित संपादक बैठे हैं या वहां जो सीनियर पदों पे बैठे हैं, उनको भी फोटो खिंचवाने हैं, उनको भी कहीं ना कहीं दोस्ती यारी निभानी है। तो ये वर्किंग जो बड़ा अजीब हो गया। लेकिन जैसा आपने कहा, हम लोगों ने जो किया है, हम उसको डिकोड कर दे रहे हैं कि ये सच्चाई है, ये पीछे ये इस तरह से काम करता है। ये बात कोई नहीं बताएगा दर्शकों को। तो हम कोशिश तो करते हैं। देखिए, ये बात इसलिए नहीं बताएगा कोई क्योंकि सबको कृति सेनान का इंटरव्यू चाहिए, या उनके गुड बुक्स में रहना है, या उनकी पार्टी में बिल्कुल इनवाइट होना है। मुझे आज तक समझ में नहीं आ पाया है कि अगर आप किसी फिल्म स्टार के साथ पिक्चर क्लिक करा लेते हैं तो उससे आपका कौन सा फायदा हो जाता है, क्या फायदा होता है आपका। आप 4 लोगों को दिखा देते हैं पिक्चर, लेकिन क्या उसके बाद आप एक सफल जर्नलिस्ट कहलाते हैं? क्या आप अपने प्रोफेशन में उस बारीकी को हासिल कर पाते हैं जिसके लिए आप वहां पर हैं? मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मेरे साथ ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट ने काम किया है जो आज उन्हीं फिल्म स्टार्स के यहाँ काम कर रहे हैं, और मुझे बड़ी हैरत होती है कि आप ऐसा कैसे कर पाते हैं। कि क्या आप जर्नलिज्म में आए ही इसलिए थे ताकि आप किसी फिल्म स्टार से अपना रिलेशन बनाएं और फिर उनके यहाँ काम करें? तो मतलब आपका तो फिर आप तो 2 जगह धोखा दे रहे थे। एक तो आप खुद को धोखा दे रहे थे, दूसरा अपने दर्शकों को धोखा दे रहे थे, और तीसरा ये कि आप एक सीट खराब कर रहे थे। आपकी जगह कोई ढंग का व्यक्ति आ सकता था, आपने उसे भी नहीं आने दिया, और आपने एक ऐसा रास्ता तैयार किया जिस रास्ते पे चलकर आपको इस बात का कोई ना तो अफसोस है, ना आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि आप क्या करते हैं। देखिए, किसी की नौकरी चली गई हो, कोई काम ना हो, कोई मजबूरी वश हो, वो एक अलग बात हो जाती है। मजबूरी वश तो कोई व्यक्ति कुछ भी कर सकता है काम पाने के लिए, लेकिन एक तयशुदा तरीके से रणनीति बनाकर फिल्म जर्नलिज्म में आना और फिर फिल्म स्टार्स के घरों में और दफ्तरों में काम करना, मुझे बड़ा दुख है जितने भी लोग ऐसा कर रहे हैं। बड़े बड़े पुराने जर्नलिस्ट हैं जो थे, अब तो नहीं रहे क्योंकि अब उन्होंने कुछ और ही काम करना शुरू कर दिया। तो ये बड़ी एक अलग सी तस्वीर समझ में आती है, निकल कर आती बिल्कुल। देखिए, ये तस्वीर आपने एकदम साफ कर दी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ ये कर रहे थे, फिल्म का जर्नलिज्म कर रहे थे, और फिर होते होते वो किसी के यहाँ नौकरी करने लगे, किसी प्रोडक्शन हाउस में, किसी एक्टर के यहाँ पे। फिल्म जर्नलिज्म जर्नलिज्म को नुकसान पहुंचाने वाली ये भी एक चीज है। कभी है। पनप बिल्कुल। नहीं पाए क्योंकि आप कुछ और करने आए थे हाँ। भैया, क्योंकि वो मौका नहीं मिला तो तब तक हम ये कर लेते हैं। हाँ। और फिल्म राइटिंग की मैं बात करता हूँ, फिल्म राइटिंग का भी इसी तरह से नुकसान हुआ। लोग एक्टर हाँ। बनने आते हैं, फिर वो 4 जगह स्ट्रगल करने के बाद में, इधर उधर स्क्रिप्ट के टुकड़े पढ़ने के बाद में उनको लगता है ये तो बड़ा आसान काम है, ये हम भी कर लेंगे, तो वो राइटर बन जाते हैं। उनको कोई हाँ। समझ नहीं होती, उनने कुछ पढ़ा लिखा नहीं होता, उनको लगता है यही तो है, करना क्या है। और फिर उसके बाद में ये रीमेक वाला मामला है कि अरे भाई कुछ मत करो, हम आपको एक फिल्म देते हैं, आप इसको देख लो, कॉपी कर देना। तो इस तरह से इन्होंने राइटिंग और जर्नलिज्म की इतनी क्रूरता से हत्या की है कि आज वो कहीं नजर ही नहीं आते हैं। बिल्कुल।
मतलब ना सिनेमा में आपको राइटिंग दिखती है, ना आपको जर्नलिज्म तो नजर ही नहीं आता, कहीं से कहीं तक नहीं है। तो ये इसी तरह के लोगों का काम है जिनका अपने उस पेशे के प्रति, मतलब जर्नलिज्म और राइटिंग दोनों बहुत कुछ मांगते हैं आपसे, तो वो आप नहीं दे पाए, आपने उनकी आड़ लेके अपने दूसरे ही खेल कर लिए। दूसरे खेल तो इन लोगों की वजह से, हाँ हाँ, तो इन्हीं लोगों की वजह से आज यहाँ हालत पड़ी ये हुई है, और उसके और इन्हीं चीजों की वजह से सिनेमा भी बर्बाद हो रहा है, हो क्या रहा है, मतलब हो ही चुका है। और फिर उसके बाद आमिर खान जैसे लोग ये वकालत करते कि नहीं यही सही है, हम रीमेक बना रहे हैं, तुम रीमेक ही देखना। अब वो जनता समझाएगी, मतलब अभी और उसी के हाथ में है सारी चीजें। रवि जी, बड़ा अच्छा डिस्कशन रहा आपके साथ, और बहुत डिटेल में हमने खबरों को अपनी तरह से लोगों को समझाया, और शायद यही बात है जिस वजह से हमें आपको दर्शकों का प्यार मिलता रहता है, क्योंकि हम यहाँ पर जिस तरह की बातें करते हैं, बॉलीवुड में कहीं भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर इतना खुलकर लाइव आकर पूरी तरीके से बात सामने रखकर इस तरह से खुलकर बात होती हो। उम्मीद करते हैं कि दर्शक हमारे इस कंटेंट की इम्पोर्टेंस और वैल्यू समझेंगे, और उसी हिसाब से हमें अपना प्यार देते रहेंगे, चाहे आपके प्लेटफॉर्म पर आकर दें या हमारे प्लेटफॉर्म पर दें। लेकिन जब हम कहते हैं कि दर्शक हमें वैल्यू देंगे, हमें इम्पोर्टेंस देंगे, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों से कहते हैं ना, पंगे लेकर भी आपके बीच में खबरें लेकर आते हैं। पहली बात तो ये कि हमारा कोई इरादा नहीं है किसी से कोई हम पीआर रखें या किसी से हम बेवजह के यारी दोस्ती के चक्कर में पड़े, क्योंकि हम यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, और यहाँ पर हम दोस्ती के लिए नहीं है, यहाँ पर हम अपना काम करने के लिए हैं। दूसरा ये कि जब आपको कहीं कुछ अलग तरह का कंटेंट देखने मिलता है, तो हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप उस कंटेंट को शेयर करें, ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, अपनी बातें भी लिखें, अपने सुझाव भी दें, अगर कोई शिकायतें हैं तो वो भी लिखें, और इस बात की वैल्यू को समझें कि जो हम काम कर रहे हैं उसको करना आसान नहीं होता है। बहुत आसान सा रास्ता होता है जो बाकी के बहुत सारे जर्नलिस्ट जो कभी थे उन्होंने अख्तियार किया, अपने रास्ते बनाए उन्होंने और आपको अंधेरे में रखा। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम आपको अंधेरे में ना रखें, हम आपको बताते रहें कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ताकि आप भी सजग रहें और आपको इन लोगों के मुखौटों के पीछे छिपे जो सही चेहरे हैं वो दिखते हैं। ठीक बात है उज्जवल जी, जो आपने कहा बिल्कुल सही है, और दर्शकों से हम यही कह सकते हैं कि लगातार जुड़े रहें हमसे साथ में। और मुझे लगता है बहुत सारे दर्शक है जो हम दोनों को साथ में भी देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर 2 दिन 3 दिन हो जाते हैं कि आप अपनी व्यस्तता की वजह से या मैं अपने किसी कारण से हम साथ में नहीं आ पाते, तो आपके पास भी आते होंगे मैसेज, और मेरे पास भी, कि यार कहाँ है उज्जवल जी, कहाँ है तो साथ में कब आएंगे, क्यों नहीं आ रहे। ये बहुत अच्छी बात है, और हमें दर्शकों का प्यार मिलता है, हम उसका बहुत सम्मान करते हैं, और शायद वही ताकत है हमारी कि हम इस तरह से खुलकर अपनी बात रखते हैं बगैर किसी लाग लपेट के। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, और दर्शकों का भी शुक्रिया हमें सुनने के लिए। इस वीडियो को जरूर शुक्रिया शेयर उज्जवल जी, दर्शकों का भी शुक्रिया। बिल्कुल, यूट्यूब और फेसबुक की एल्गोरिदम को बताते रहें कि आप इस कंटेंट को पसंद करते हैं, ताकि हम और भी इस तरह का कंटेंट बनाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट। गुड नाइट।